मैं मन्नू सर, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मन्नू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक साइंस में हम लोग 2024 के द्वितीय पाली अर्थात सेकेंड सेटिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वो सभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छे से सभी को समझेंगे और अच्छे से सभी को एकदम हल करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से एकदम कुशल मंगल होंगे और घर पे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक अच्छे तरीके से एकदम अपने जो क्वेश्चन बैंक है साइंस के 2024 के द्वितीय पाली इसको हम लोग अच्छे से समाप्त करते हैं एकदम एक एक ऑब्जेक्टिव को समझ समझ के। ठीक है, हाँ जी, तो आ जाइए आपके देखते हैं हम लोग अब क्लास जो होती है वो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। तो आपका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आपका पहला प्रश्न जो है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण। हाँ जी, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। यदि अवतल दर्पण की बात करें हम लोग तो इसकी सभी दूरियां क्या होती है? तो अवतल दर्पण की सभी दूरियां कैसी होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, तो कहा गया है फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है? तो 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन धनात्मक है। धनात्मक का अर्थ क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा है। धनात्मक का अर्थ होता है प्रतिबिंब सीधा और ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा है। तो आवर्धन धनात्मक है अर्थात प्रतिबिंब क्या होंगे? तो प्रतिबिंब जो होंगे यानी वस्तु के प्रतिबिंब वो सीधा बनेंगे। ठीक है, वो सीधा होंगे। यदि वस्तु दूरी का मान है, ध्यान से समझिएगा, एकदम प्रश्न को अच्छे से समझना। कहा गया फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। आ जाइए, सबसे पहले एक क्या करते हैं हम? अवतल दर्पण बना देते हैं। देखिए ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ पे मान लीजिए इसकी फोकस है और ये जो दूरी होती है ये इसकी फोकस दूरी है। ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी हम किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं ना तो उसकी प्रतिबिंब सीधा बनती है। क्या बनती है? तो सीधा बनती है। ध्यान दीजिए, यदि किसी भी अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे ना तो उसकी प्रतिबिंब सीधा बनती है। हाँ जी, कैसी बनती है? तो सीधा बनती है। ठीक है ना, तो कहा गया फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अर्थात ये दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यदि इसके बाहर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन जाएगा, परंतु इसके ये फोकस जो है ना इसके इधर रखेंगे ना तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर दूरी से कम रखना पड़ेगा या 10 सेंटीमीटर दूरी से वस्तु को दूर रखना पड़ेगा? देखिए, यदि हम लोग 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखें तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और कहा गया आवर्धन धनात्मक है और धनात्मक का अर्थ क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा। बात ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। चलिए फोकस दूरी हम यहाँ ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, 10 सेंटीमीटर ले लिए। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। चलिए ठीक है, आवर्धन धनात्मक हो यानी आवर्धन धनात्मक का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में मात्र एक बार सीधा बनता है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तब। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से कम वस्तु रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा यानी आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से कम। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। हाँ जी, देखिए आपका अगला प्रश्न है, फोकस दूरी से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। तो ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी से, ये आपका फोकस दूरी है। फोकस दूरी से किधर चलना है? तो फोकस दूरी से ध्रुव की ओर यानी फोकस दूरी से इधर चलना है। तो जैसे जैसे फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाएंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग फोकस अवतल दर्पण में फोकस दूरी की ओर यानी ध्रुव की ओर चलते जाएंगे अर्थात इधर से जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे ना आवर्धन का मान बढ़ता जाएगा यानी और धनात्मक होते जाएगा। और जैसे जैसे इस फोकस के इधर आएंगे आवर्धन का मान ऋणात्मक होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है और इधर जैसे जैसे आएंगे तो वैसे वैसे ऋणात्मक बढ़ता जाएगा। परंतु एक कंडीशन इसमें होता है, गड़बड़ है, जो फोकस से जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये और धनात्मक होते जाता है। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर यानी उधर बढ़ रहे हैं ध्रुव की ओर, तो जाने पर ये क्या होता है? तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होते जाता है? तो आवर्धन का मान बढ़ते जाता है। हाँ जी, आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि इधर से जैसे जैसे उधर जाएंगे ना प्रतिबिंब सीधा होगा और क्या होगा? तो एकदम सीधा होगा और वस्तु से हल्का छोटा भी हो सकता है। ठीक ना, तो उधर जाने के बाद क्या हो सकता है? तो आवर्धन का मान बढ़ते जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा गया कि जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र देखिए, ये पानी आपका है, ये पानी आपका है और यहाँ से हम पानी को निकालते हैं और यहाँ पे कोई टरबाइन लगाते हैं। विद्युत संयंत्र है ना, विद्युत संयंत्र, तो ये टरबाइन मान लिए कि यहाँ पे हम कोई टरबाइन लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे कोई टरबाइन, तो देखिए ये पानी जो रुका हुआ है, ये पानी जो रुका है इसमें स्थितिज ऊर्जा है। क्या है?
स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसमें कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। और इस स्थितिज ऊर्जा को यह टरबाइन किस में बदल देता है? तो करंट में अर्थात विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हाँ जी, किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में। यानी पानी में कौन सा ऊर्जा है? पानी रुका हुआ है, तो रुका हुआ में स्थितिज ऊर्जा होता है। और जब टरबाइन पे वहां गति करके आती है, जब टरबाइन घूमता है तो वो कौन सा ऊर्जा हो जाता है? विद्युत ऊर्जा। यानी जल विद्युत संयंत्र जो होता है स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बढ़िया। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए समझ में आ रही है? अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? तांबे की एक तार की एक आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली है, ध्यान से लिए, एक आयताकार कुंडली बना दी हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही, कोई बात नहीं, आयताकार है और चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, कोई बात नहीं। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो देखिए जैसे ही वो घूमेगा ना, तो घूमने के बाद आधा जैसे घूमेगा ना तो वो परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा घूमने के बाद वो नॉर्थ साउथ तरफ और साउथ नॉर्थ की ओर चले आएंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि ये आपका ऐसे घूम रहा है और ये इतना ही अभी आधा ही घुमा है ना, तो परिवर्तित होगा, अभी पूरा घुमा भी नहीं। तो ये क्या होता है? आधा घूमने के बाद ही उसमें क्या हो जाता है? कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाएगा? तो आधा घूमने के पश्चात ही वो क्या हो जाएगा? तो परिवर्तित हो जाएगा। आधा जैसे ऐसे ये पूरा घूम के यहाँ भी नहीं आना, यहाँ से सिर्फ ना यहाँ पे आ जाएगा तो वो परिवर्तित हो जाएगा उसके, ठीक ना, मान उसके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान दिएगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, देखिए ये अवतल दर्पण है, मानिए ये आपका अवतल दर्पण है और यहाँ से यहाँ ये आपका ये आर है। ये जो दूरियां होती है, सॉरी ये आपका सी होता है, यहाँ पे सी लीजिए, और ये दूरियां होती है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहाँ पे कहीं एफ होता है, ठीक है। तो ये जो अक्ष है ना, ये अक्ष जो गया हुआ है इधर से उधर, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष यही वाला अक्ष जो है ये सी और यहाँ पे पी, ये पूरा जो गया हुआ है प्रधान अक्ष है, ठीक ना। अक्ष पर चलती चींटी, अच्छा चींटी है, कोई बात नहीं, प्रधान अक्ष पर चींटी चल रही है, ठीक ना। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब सीधा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में मात्र एक ही बार प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब। एक अवतल दर्पण हो गया। प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वो चल रहा है ना तो प्रतिबिंब बड़ा होते जा रहा है, कोई बात नहीं है। चींटी की गति की दिशा, तो चींटी की जो गति की दिशा हो जाएगी वो किधर हो जाएगी? फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर। इधर से ये इधर चल रही, ध्यान दीजिएगा, इधर से इधर जैसे चलते जाएगी उसका आवर्धन का मान क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा, प्रतिबिंब सीधा होते जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा, ठीक ना। बातें समझिएगा फिर से। अवतल दर्पण में जब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो एक बार मात्र प्रतिबिंब क्या बनता है? तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसके अलावा प्रतिबिंब कभी भी सीधा नहीं बनता है। और यह क्रिया देखिए, एक चींटी जो है ना, जैसे जैसे चल रही है ना, ये नहीं बताया किधर चल रही है, जैसे जैसे चल रही है उसका प्रतिबिंब बड़ा हो रहा है, अर्थात फोकस से किधर आ रही है? ध्रुव की ओर आ रही है, फोकस से ध्रुव की ओर, जिस कारण से उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। नहीं विश्वास है, आप भी अवतल दर्पण की ओर चल के देखिएगा, चलिएगा तो आपका प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो चींटी भी किधर? तो फोकस से ध्रुव की ओर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करने वाला पक्षमाभी पेशियां है। आप सभी जानते हैं आंख की जो आंख के जो लेंस होते हैं, अच्छा आंख में लेंस कौन सा होते हैं? तो आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। हाँ जी, आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, और यही वाली लेंस माइक्रोस्कोप में भी होती है, उत्तल लेंस। हाँ जी, तो कहा गया आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो ये पक्षमाभी मांसपेशियां जो होती है यही आंख की वक्रता त्रिज्या को क्या करती है? तो नियंत्रित करती है। आंख की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है? पक्षमाभी पेशियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? हाँ जी, देखिए प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो उजला मात्र बादलों का रंग का जो है उजला होने का मात्र एक कारण है, और जिसका नाम क्या है? प्रकीर्णन। हाँ जी, प्रकीर्णन के ही कारण क्या होता है? तो बादलों का रंग क्या होता है? तो उजला होता है, प्रकीर्णन के ही। प्रकीर्णन जानते हैं आप सभी लोग? देखिए प्रकाश की किरणें आती है, सूर्य से आती है, रास्ते में उसको धूल कण मिलते हैं, रास्ते में उसको धूल कण मिलते हैं, और धूल कण पर से प्रकाश के पड़ के छितरा जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। हाँ जी, यहीं पे पड़ के और छितरा जाने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर प्रकाश की किरणों का पड़कर
अनेक दिशाओं में छितरा जाने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हाँ, तो कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बादलों का रंग कैसा होता है? तो उजला होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या? आप सभी जानते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और इसका सिंबल इस प्रकार होता है। ठीक ना, इसका सिंबल इस प्रकार होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ठीक है, इधर लिख देते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक ना। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ओजोन परत का अवक्षय किससे होता है? तो आप सभी जानते हो ओजोन परत का अवक्षय किससे होता है? तो CFC, ओजोन परत का अवक्षय किससे होता है? CFC, सी से क्लोरो, सी से क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा? F से फ्लोरो, फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो, और सी से फिर कार्बन। ध्यान दीजिएगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कारण क्या होते हैं? तो ओजोन का जो है वो क्षय होता है। ओजोन का क्षय किससे होता है? तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन से ही ओजोन का क्या होता है? क्षय होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किसके कारण? तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के कारण ओजोन में क्षय होता है। अच्छा, ये CFC आपको मिलेंगे कहाँ? तो ये AC में मिलते हैं, फ्रिज में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? AC में मिलेंगे आपको, फ्रिज में दिखाई देंगे, इन सभी चीजों पे आपको ये दिखाई दे देंगे। ठीक है, AC में, फ्रिज में, इन सब जगहों पे ये आपको दिखाई देता है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में जीवों में किस में अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है? तो अलैंगिक जनन द्वारा प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा, नहीं, यीस्ट में होते हैं। किस में होते हैं? अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन किस में होते हैं? तो ये आपके यीस्ट में होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है पादप हार्मोन का एक उदाहरण कौन है? तो पादप हार्मोन का आपका मात्र एक उदाहरण है IAA। हाँ जी, पादप हार्मोन का मात्र एक उदाहरण कौन है? IAA। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, सभी लोग ध्यान दिए, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका तना द्वारा। हाँ जी, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो तना द्वारा आपका कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कायिक प्रवर्धन जानते हैं ना? कायिक प्रवर्धन काट के लगा देना, जैसे ये आलू है, इसको काट के दो भागों में लगा दीजिए, ये आपका जन्म जाएगा और इसमें फिर से आलू आपके क्या हो जाएंगे? तो बैठ जाएंगे, आराम से खाइएगा लेके ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, हाइड्रीला पाया जाता है। हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? इसमें सभी मृदा में, सॉरी जल में। हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? तो ये जल वाला जीव है, और हाइड्रीला कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में ही पाए जाते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? सभी लोग जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120 mmHg। अच्छा, कितना होता है? तो 120। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिला के 120/80, ऊपर सिस्टोलिक नीचे डायस्टोलिक, mm, और कितना होता है? तो Hg होता है। ऊपर क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। देखिए वहां पर लिखा है सिस्टोलिक। हाँ जी, सिस्टोलिक। और नीचे वाला क्या कहलाता है? डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15, उभयलिंगी जीव कौन है? तो उभयलिंगी जीव की यदि हम मनुष्य, बकरी, मछली हो गया, बकरी नहीं, इसमें उभयलिंगी जीव जो है वो हाइड्रा है। उभयलिंगी जीव कौन होता है? तो ये आपके हाइड्रा होते हैं। मछली भी, मछली में तो बाह्य निषेचन होता है, आप सभी जानते हैं बाह्य निषेचन मछली में होता है, बकरी में आंतरिक, मनुष्य में आंतरिक, ये सभी क्या होते हैं? तो क्या उभयलिंगी जीव ये नहीं, ये एक लिंगी जीव है। जबकि हाइड्रा जो है ये आपके कैसे है? तो उभयलिंगी जीव है, इसमें नर और मादा दोनों रहते हैं उपस्थित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली में शोषण होता है, कौन नहीं जानता कि मछली में शोषण कैसे होता है? कैसे होता है? तो गिल्स या गलफड़ा द्वारा। हाँ जी, गिल्स या गलफड़ा के द्वारा मछली में शोषण होता है। इसके गलफड़े में ना एक प्रकार का यंत्र है जिसको हम लोग क्या, सॉरी, जिसके द्वारा वो मछली क्या करती है? तो जिसके द्वारा मछली क्या करती है ना, जल में जो ऑक्सीजन होता है इसको छांक के वो निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन वो शोषण की क्रिया में प्रयोग कर लेते हैं। मछली जो होता है ना, मुंह से जो है ना हमेशा देखिएगा पानी पीते रहेगी, लगेगा कि आपको वो पानी पी रही है मछली, एकदम पूरा पानी लेते रहेगी मुंह में। ऐसा नहीं होता, वो पीते नहीं रहती है मछली पानी, ठीक ना, वो पानी मुंह से लेके और इस गलफड़े से निकालते रहती है, और उस गलफड़े में उसके विलाई टाइप के रहते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं ना, जितने पानी में ऑक्सीजन है उसको खींच के और शोषण में प्रयोग कर लेते हैं। तो मछली मुंह से हमेशा पानी लेते रहेगा, लेकिन कभी मत मानिएगा कि वो पानी जो ले रहा है ना तो वो पी रहा है, नहीं, गलफड़े से फिर निकालते जाता है, गिल्स तरफ से क्या करता है, निकालते जाता है, और उसी क्रम में उससे ऑक्सीजन वो खींच लेता है, उसके जो गलफड़े में यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है, विलाई टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बहुत इजी प्रश्न है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक, आप सभी जानते हैं किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। हाँ जी, कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपके पुतली नियंत्रित करते हैं। पुतली, ज्यादा प्रकाश होगा तो सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश होगा तो फैल जाता है, यानी फैलने और सिकुड़ने का काम कौन करता है? तो पुतली करता है। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रकाश होने पर सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश मिलेगा आंख को तो ये फैल जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, 19 में आपका प्रश्न कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा या बायोमास हम लोग कहते हैं, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बाकी सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी कोष में इसका फॉर्मूला है, इसका क्या होता है? 2n² होता है। हाँ जी, 2n²। ध्यान दीजिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन को भरने का 2n² फॉर्मूला होता है, जहां n क्या होता है? तो कक्षा की संख्या होती है। n क्या होती है आपकी? तो कक्षा की संख्या होती है। n क्या होती है? कक्षा की संख्या होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। मान लीजिए कि हमको पूछ दे कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कक्षा यानी n बराबर आपका कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप इस n के जगह पे 1 बैठा दीजिए, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर कितने? 2। यदि पूछ रहे दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्षा, तो n बराबर 2 हो गया। इस n के जगह पे 2 बैठाइए, 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा में तो 3 दुनाई नहीं 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18। ध्यान दीजिएगा, तीसरा कक्षा पूछ दे तो n बराबर कितना? 3 हो गया, यानी 2n², 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना, और तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। चौथा पूछ दे तो इस n के जगह पे आप 4 बैठे, 4 चौके 16, 16 दुनाई 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² द्वारा बताई जाती है। बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल होता है? तो कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरल होता है? तो ये आपका मेथेन होता है। देखिए, मेथेन में एक ही कार्बन है, CH4। यदि हम लोग प्रोपेन की बात करें तो C3 और H8 होता है। यदि ब्यूटेन की बात करें तो C4H10 होता है, C4 कितना होता है? H10 होता है। और यदि इथेन की बात करें तो C2H6 होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे आसान वाला कौन है? तो सबसे सरल वाला CH4 है, देख लीजिए आप। बाकी सब में कार्बन की संख्या ज्यादा है, ये सबसे आसान वाला। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम जो होता है वो सोडियम होता है, और सबसे क्रियाशील धातु भी यही है। सबसे क्रियाशील धातु यही है। इसे कहाँ डुबा के रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। हाँ जी, कहाँ डुबा के रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में इसे डुबा के रखा जाता है। अच्छा, क्यों डुबा के रखा जाता है? क्योंकि यह वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। ये धातु है। हाँ जी, सोडियम क्या है? तो सोडियम आपका धातु है। सोडियम धातु है। वह कौन सी अधातु है जिसे पानी में डुबा के रखा जाता है? तो वो आपका फास्फोरस होता है। हाँ जी, कौन सा होता है? तो फास्फोरस होता है, और जिसकी परमाणु संख्या 15 होता है, और जिसका संकेत P4 होता है। और इसे हम लोग कहाँ डुबा के रखते हैं? तो पानी में डुबा के रखते हैं, H2O में। अगर नहीं डुबा के रखेंगे तो ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। और फास्फोरस क्या? धातु की अधातु? नहीं जी, फास्फोरस है अधातु। फास्फोरस क्या है? तो फास्फोरस अधातु है, जबकि सोडियम क्या है? तो धातु है। वह कौन सी धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं? सोडियम। वह कौन सी अधातु है जिसे हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं? फास्फोरस। ठीक है, अच्छा, फास्फोरस में कौन सा फास्फोरस? फास्फोरस 4 प्रकार के होते हैं, लाल, काला, पीला और क्या आपके एक हरा होता है। ठीक है, तो फास्फोरस अनेकों सफेद होते हैं, लाल होते हैं, काला होते हैं, हरा होते हैं, इस प्रकार के फास्फोरस होते हैं। तो देखिए, ये कौन सा फास्फोरस? तो श्वेत फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा, श्वेत फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। और इसे हम लोग क्या करते हैं? पानी में डुबा के रखते हैं, वरना इसमें आग पकड़ जाएगी सोडियम की तरह। और वह कौन सी धातु है जो काफी मुलायम होती है? सोडियम, जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है ना, ये सोडियम। तो निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम? तो सोडियम, बहुत ही कम गलनांक, तुरंत आग पकड़ जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23, सोने की परमाणु संख्या कितनी है? सभी लोग जानते हैं 79। चांदी की यदि पूछ दे तब तो चांदी की परमाणु संख्या 47। यदि पारा की पूछ दे तब Hg की 80। यदि ब्रोमीन की पूछ दी तब तो 35। उसके बाद आयोडीन का पूछ देता तो ये आपका 53। हीलियम, नियोन, चलिए नियोन का पूछ देता 10, हीलियम का पूछ देता 2, हाइड्रोजन का पूछ देता 1, यूरेनियम का पूछ देता 92। ठीक है, टंगस्टन W का पूछ देता 74।
ठीक है। ये सभी एकदम बहुत बहुत VVI होते हैं, ठीक है। आर्गन का पूछ दे तो 18, आर्गन का पूछ दे तो 18, ये सभी क्या होते हैं, परमाणु संख्या काफी एकदम VVI होते हैं। मैग्नीशियम का पूछ दे तो मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का पूछ दे तो ये आपका 13, सल्फर का पूछ दे तो 16, कैल्शियम का पूछ दे तो 20 होता है, क्लोरीन का पूछ दे तो ये आपका 17 होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन का पूछ दे तो 9 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का पूछ दे तो 7, ऑक्सीजन का पूछ दे तो 8। ये सभी परमाणु संख्या जो आपको अच्छे से क्या करनी है तो याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में ये सभी पूछे जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण HCl अम्ल है, NaOH4 भस्म है, NaOH भस्म है, K2SO4, ये आपके क्या हो गए? लवण हो गए। ये आपके क्या हो गए? तो ये आपके लवण है, ठीक ना। HCl अम्ल है, ए लिखते हैं, ठीक है। NaOH4 भस्म है, बी लिखते हैं। ये भी NH4OH भस्म हो गए, NaOH भी भस्म हो गए, ये आपके लवण है, K2SO4। कैसे पहचाने? तो ना इसमें H है और ना ही OH है। देखिए इसमें H था तो H वाला अम्ल कहलाता है, इसमें OH था, OH वाला भस्म कहलाता है, इसमें भी OH था, OH वाला भस्म, ना इसमें H है और ना ही OH है, तो ये आपका क्या हो गया? लवण हो गया। इसीलिए हम पहचान के तुरंत बता दिए आपको, K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देगा, क्वेश्चन नंबर 25। आपका क्वेश्चन नंबर कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे से पानी जो होता है ना, अधिक मात्रा जब होती है तो वाष्प में बदल जाती है, उड़ जाती है, यानी पत्तियों के द्वारा वो उड़ जाती है, और उस क्रिया को, पानी को उड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। एक मक्का का पौधा कितना? तो एक मक्का का पौधा एक दिन में कितना पानी उड़ाता है? तो 3 लीटर पानी हवा में उड़ा देता है, 3 लीटर। एक पौधा, मात्र एक खेत में कितने पौधे होते हैं? एक पौधा 3 लीटर डेली पानी उड़ाता है। एक सेब का पौधा कितना उड़ाता होता है? एक सेब का पौधा जो है ना, वो पानी उड़ा देता है हवा में, यानी बादल बना देता है, वातावरण में मिला देता है। एक दिन में ना, एक सेब का पौधा एक दिन में लगभग 10 लीटर पानी उड़ा देता है। हाँ जी, एक पौधा, एक पेड़ समझिए, पौधा जो कहिए, वो 10 लीटर पानी उड़ा देता है, सेब वाला, और मकई वाला 3 लीटर तक पानी उड़ा देता है। बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न संख्या 26 है, बाघ उपभोक्ता है, तो ये तृतीय श्रेणी में, बाघ किसमें आता है? तृतीय। देखिए कैसे आता है, सबसे पहले घास होता है, ये उत्पाद कहते हैं, ये क्या हो गया? घास आपका हो गया, घास हो गया उत्पाद। घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। हिरण को कौन खाएगा? बाघ खाएगा। हिरण को कौन खाएगा? तो बाघ खाएगा। तो पहला दूसरा ये तीसरे में आते हैं हमेशा। बाघ किस में आते हैं? तो बाघ जो आते हैं वो तीसरे उपभोक्ता में आते हैं। हाँ जी, बाघ किस में आते हैं? तो तृतीय उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है ना। बाघ किस में आते हैं? तृतीय उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है। हमेशा ये तीसरा स्तर पर रहता है, बाघ हमेशा तीसरा स्तर पर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाघ हमेशा तीसरा पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो मानव जो उद्भव हुआ था ना, ये अफ्रीका में ये उद्भव हुआ था। मानव का उद्भव स्थान कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। मानव यानी कि उत्पन्न कहाँ से? अफ्रीका से। अच्छा, मानव का संबंधी, सबसे नजदीक वाला संबंधी कौन है? नजदीक वाला, सबसे ज्यादा नजदीक वाला संबंधी कौन है? तो मानव के सबसे नजदीक वाला संबंधी चिंपैंजी होते हैं। हाँ जी, चिंपैंजी ना, वनमानु जिसको हम लोग कहते हैं। देखिएगा एकदम आदमी के जैसा लगता है चिंपैंजी ना, मानव सबसे निकट संबंधी वही है, उसी से परिवर्तित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। देखिएगा, कर्माकुंचन गति कहाँ होता है? तो कर्माकुंचन गति आपका ग्रास नली में होता है, कर्माकुंचन गति। अच्छा, और कहीं है? तो कोलन में है, अग्ना से छोटी आंत। अरे जी, ये तो छोटी आंत में भी होता है। तो कर्माकुंचन गति, देखिए इसका जो है ना सही जवाब हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी ग्रास नली में भी होता है छोटी आंत। पचकना और फूलना तो दोनों जगह होते हैं। पचकना और फूलना क्या होते हैं? तो आपके दोनों जगह होते हैं, पचकना फूलना लगभग दोनों, ग्रास नली में भी होता है और छोटी आंत में भी होता है। तो इसके सही जवाब आपके ग्रास नली तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और यदि आपका छोटी आंत भी, तो छोटी आंत, इसके तो दोनों जवाब सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 29, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाएगा? यदि कॉकरोच होगा तो खुला परिसंचरण तंत्र उसी में पाया जाएगा, नहीं रहेगा तो देखते हैं। कबूतर नहीं होता, तितली, हाँ जी तितली में होता है, मनुष्य नहीं होता, बिल्ली नहीं होता। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, तितली में, ये सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। 30 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक, रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। हाँ जी, ये रक्त है, रक्त में क्या होता है? तो रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में Fe होती है, और Fe किसको पकड़ता है? ऑक्सीजन को। क्रम को पलट दीजिए, ऑक्सीजन को Fe पकड़ा, Fe है हीमोग्लोबिन में, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ लेके चल गया? इसको रक्त में, और रक्त से कहाँ चल गया? तो जहां जहां पूरे बॉडी में जरूरत है ऑक्सीजन का, जहां जहां जरूरत है वहां वहां यहाँ से चल जाएगा, ठीक है। फिर से समझिएगा,
ऑक्सीजन को पकड़ने वाला कौन? आयरन। लोहा, लोहा कहाँ रहता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस में जाता है? रक्त में। और रक्त से सभी जगह जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वो पूरा हो जाएगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न संख्या 1 थी, ध्यान दीजिएगा। तो मानव में ऑटोसोम, ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम की जोड़ी की संख्या बात करें 23, और जिसमें एक्स और वाई होता है। एक्स और क्या होता है? तो वाई होता है। क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, परंतु जो 22 जोड़ी होते हैं ना वो क्या होते हैं? समान होते हैं। एक्स एक्स होता है और एक जोड़ी ही अलग होता है। तो ये 22 जोड़ी जो संख्या जो समान होने वाली है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 22। 22 समान होती है और 23वां एक जो है ना वो एक्स वाई अलग होता है, बाकी 22 एक्स एक्स होते हैं। तो इसी जो समान होते हैं इसी को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। यानी समान को ऑटोसोम और ऑटोसोम 22 जोड़ी, बाकी एक जोड़ी 23वां जो होता है एक्स वाई होता है तो वो अलग होते हैं। यदि हम 23 को मिला दे यानी कि 22 इधर और एक उधर, 22 इधर और एक इधर, 23 को मिला दे तो इसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। वरना ऑटोसोम, ऑटोसोम की संख्या 22 होती है, ठीक है ना, जो कि समान रहती है, जिसको हम लोग एक्स एक्स कहते हैं। हाँ जी, एक्स और वाई हो जाएगा तो ये एक्स वाई लड़का होता है, आप सभी जानते हैं। और एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स, तो ये आपका लड़की होता है। अच्छा, संतान के लड़का या लड़की होना किस पे निर्भर है? तो संतान के लड़का हो या लड़की हो, लड़की हो, इसका पूरा का पूरा निर्भर है पुरुष जाति पे। किस पे निर्भर है? तो पुरुष पे निर्भर है। स्त्री पे जरा सा भी निर्भर नहीं है कि लड़का होगा या लड़की। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स और पुरुष में जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। एक्स एक्स मिलेगा तो लड़का लड़की हो जाएगा और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का हो जाएगा। तो निर्भर है लड़का या लड़की होना पुरुष पे निर्भर है, स्त्रियों पर निर्भर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दीजिएगा सभी लोग एकदम अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? तो सबसे देखिएगा, प्रकाश जो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा एकदम ताकतवर वाला रंग कौन सा होता है? कलर कौन सा होता है? तो जो झुकता नहीं है, पुष्पा जो है जो झुकेगा नहीं, वो क्या होता है? आपका लाल वाला। एकदम लाल वाला ना सबसे ऊपर में देखिएगा, इधर से रहेगा बे जा नी ह पी ना ला, रेड, सबसे ऊपर में रेड रहेगा। VVGO, ठीक है, सबसे ऊपर में लाल रहता है, यानी पुष्पा जो होता है ना वो लाल वाला, वो झुकता नहीं है, ठीक है। तो वो सबसे ताकतवर, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है? तो वो आपका लाल होता है। यहाँ पे लाल हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपका है आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। देखिए कोई भी समूह रहेगा, कोई भी एक समूह रहेगा, कोई भी एक समूह रहेगा और उसकी यदि हम लोग संयोजकता बात करेंगे, संयोजकता किसको कहते हैं? तो तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। और कहा गया आवर्त सारणी किसी समूह के सभी तत्व, देखिएगा किसी समूह के सभी तत्व, एक समूह में सब तत्व के सब संयोजकता बराबर होता है जी, सभ्य तत्व के संयोजकता बराबर होता है। तो वो क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 33 के सही जवाब समान। चलिए दिखा दें आपको, है ली ना करे रब से फरियाद, याद आया? हेलिना करे रब से, इसकी परमाणु संख्या 1, इसकी परमाणु संख्या 3, इसकी परमाणु संख्या 11, इसकी 19, इधर मिटा दीजिए, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम लोग को 19 तक ही लिखना हालत खराब है, ठीक है, छोटे से में। अब आ जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, इसकी लिखेंगे तो 1 और 2, सॉरी 2 और 1, इसकी कितनी हो जाएगी? 2 और 1, इसकी कितनी? 2 8 1, इसकी कितनी? इसकी सॉरी 2 8 8 1, देख लीजिए, जोड़ लीजिए सबका। इसका परमाणु संख्या 1 1 हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। फिर इसका कितना? 2 8 10 और 1 11, फिर 2 8 10 10 8 18 और 1 19। और बाहर वाला सबका देखिए, बाहर वाला ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहलाता है। हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताएं, संयोजकता, यही बाहर वाला संयोजकता। देखिए सबका सेम है कि ना। तो कहा गया किसी भी समूह रहे उसके सबके संयोजकता क्या होती है? समान होती है। देख सकते हैं आप उधर सबका समान है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? तो शराब के उपयोग में ये जी एथेनॉल पीते हैं। क्या पीते हैं? दारू, C2H5 OH को पीते हैं, C2H5 OH को पीते हैं सभी लोग। और यही जो होता है एथेनॉल को 20% एथेनॉल और प्लस 80% यदि हम लोग पेट्रोल मिला दें तो आराम से गाड़ी चल जाएगा। 100 लीटर में 20 लीटर आप दारू मिला के गाड़ी मस्त चला सकते, परंतु क्या किया जाए, दारू ही महंगा है आजकल पेट्रोल। तो चलिए कोई बात नहीं। तो शराब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, इसका फॉर्मूला। संरचना बना दी इधर, तो देखिए ये है 2 ठो कार्बन है, ये आपका OH है,
ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन। ये एथेनॉल का फॉर्मूला। अच्छा, एथेनॉल को हम लोग इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक ना। प्रश्न संख्या 35, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 18 12 नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। तृतीय वर्ग यहाँ नहीं होगा, हाँ जी ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ तृतीय आवर्त ले लीजिए और तीसरा आवर्त कीजिएगा तो परमाणु संख्या इसका सॉरी तत्वों की संख्या 8 हो जाएगी। तीसरा वहां आवर्त होगा, वर्ग नहीं होगा, ठीक है ना। वर्ग में क्वेश्चन ही आपके गलत हो जाएंगे। इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे और यहाँ वर्ग की जगह पे आवर्त कर लीजिएगा, ठीक है। यदि बोर्ड में ऐसा पूछा गया तो वो गलत क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में कौन नहीं जाता? सिलिकॉन का उपयोग होता है। कल हम आपको अधातु के बारे में बताएं, सॉरी उपधातु के बारे में, और सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती, ये उपधातु है, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए ये हो गया आपका सिलिकॉन। इसके परमाणु संख्या कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होता है और 4 के कारण ये क्या है? तो उपधातु है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, सौर सेल में जो आपका जो सोलर प्लेट होता है उसमें सिलिकॉन का उपयोग, और ये एक प्रकार का अर्धचालक भी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अर्धचालक, अर्धचालक भी कहलाता है। अर्धचालक यानी कि ना विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है और ना ही खराब सुचालक है, बीच बीच में, जिससे कुछ मात्रा इलेक्ट्रॉन यानी कुछ ही मात्रा विद्युत ऊर्जा के पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। जिससे पूरा पास हो जाए चालक, जिससे पूरा पास हो जाए चालक, जिसे एकदम में ना पास हो कुचालक, और जिसमें कुछ मात्रा पास हो जाए वो अर्धचालक, ठीक है। तो सिलिकॉन अर्धचालक का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये उपधातु है और इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सौर सेल में आपका सोलर प्लेट में उपयोग होता है। बढ़िया है। हाँ जी, अगले प्रश्न में आ जाइए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या? जोड़ दीजिए सबको, 2 8 10 10 7 17 17 हो गया परमाणु संख्या, और 17 में कौन होता है? क्लोरीन होता है। काम खत्म, ठीक ना। सिंपल सी बातें थी, हमने जोड़ दिया। ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? ये तो एल्यूमिनियम का है जी। देखिए ना, लूमीन सुनने में ही आ रहा है, एल्यूमिनियम का है। किसका है? तो एल्यूमिनियम का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे 39 ना, हम लोग कहाँ चलेंगे? हाँ जी 39 में चलेंगे। आपका प्रश्न है सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र, ये आपका सोडियम फॉस्फेट होता है Na3PO4। Na3PO4 क्या होता है? तो सोडियम फॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न, वृक, वृक अर्थात किडनी, वृक का अर्थ क्या होता है? किडनी, हाँ जी वृक का अर्थ क्या होता है? तो किडनी होता है। वृक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एक वृक में कितने होते हैं? तो लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। हाँ जी कितने होते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं प्रत्येक वृक में। प्रत्येक वृक में कितने नेफ्रॉन? तो प्रत्येक वृक में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। बढ़िया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में, पवन विद्युत जनित्र डेनमार्क जो है, वहां डेनमार्क को ना पवन विद्युत जनित्र पवन वाला देश कहा जाता है, डेनमार्क। ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क में ना बहुत ज्यादा पवन चक्की लगाए जाते हैं। इस प्रकार के रहेंगे, आप बहुत लंबी लंबी रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एकदम ये चक्की लगी रहेगी और वहां से घूमती है, आपके फिर डायनेमो लगा रहता है और वहां से फिर बिजली आती है, बिजली का हम लोग उपयोग करते हैं। तो डेनमार्क जो है पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश। और वहां पे ज्यादा पवन चक्की लगा रहता है, पवनों का देश सबसे ज्यादा डेनमार्क में, ठीक है। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? तो पवन की चाल जो होनी चाहिए कम से कम आपके 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वो पंखा नहीं घूमेगा हवा वाला, और वो करंट नहीं देगा, ठीक है। तो कम से कम पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी जितना आंधी तूफान आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 42, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट। अच्छा, इसको हिंदी में दिष्ट धारा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी दिष्ट धारा, दिष्ट धारा ही बोलते हैं। बढ़िया, क्या बोलते हैं? तो दिष्ट धारा भी बोलते हैं इसे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले, आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? तो धात्विक चालकता जो होता है किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, आप सभी जानते हैं विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होते हैं? कई बार बताएं, तो विद्युत धारा में जो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण, तो गतिशील कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके विद्युत धारा में गतिशील कण। तो ये हो गया धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कण की गति पर क्या होता है? तो वो आश्रित होता है। इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा में चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न संख्या 44 है, बॉक्स टाइप सौर कुकर
बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, सभी जानते हैं। इस प्रकार देखिए एक बॉक्स होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, तो अपने प्लेट लगे होते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सीधा करके ये बना दें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इस पे यहाँ पे क्या होते हैं, एक ऊपर में ना एक प्लेट लगे होते हैं अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे प्रकाश की किरण टकराती है, ये सामने से लगा होता है और यहाँ से टकरा के इस बक्से में आती है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित होके आती है। चलिए उसका पूछा, इसका कारण है, तो इसका कारण हम लोग देखते हैं। यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं पक रहा है। नहीं जी। दूसरा, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, सबसे अच्छा जवाब है। अच्छा, तीसरा देख लें, बॉक्स से भीतर धूल कणों को जाने से रोकना। नहीं, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ये बॉक्स में ना आप सभी लोग देखे होंगे, इस बक्सा में क्या होता है ना, इस बक्सा टाइप का ऐसे रहेगा आपका, और इस बक्सा टाइप में ना यहाँ पे आपका क्या होता है ना, एक प्रकार का ये आपका लेंस टाइप का, दर्पण टाइप का लगा होता है, और इस दर्पण टाइप से ना प्रकाश की किरणें आती है और टकरा टकरा के इस बक्से में आती जाती है, ठीक है। और ये होता क्या, तो विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, और वो क्या करता है, उष्मा को बर्बाद होने नहीं देता है, वो उसी में टकरा टकरा के रख लेता है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद है आपको, तो विकिरण द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा खाना बनाना, और उसमें रोटी नहीं पक सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें तलने वाला भोजन नहीं बनता है, कुछ भी रख दीजिए, विकिरण से खाना बनेगा, चावल वगैरह बन जाएंगे, रोटी वगैरह भूनने वाला खाना नहीं बन सकता है, ठीक है। और क्या होता है, तो वो जाड़ा उड़ा के दिन में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धूप की क्या होती है, तो धूप की कमी होती है, ठीक है। तो आ जाइए, हाँ जी, इसके सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 44 देख लीजिए, प्रश्न संख्या 45 में आ जाइए, सभी लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 45 आपका क्या कह रहा है, वोल्टता यानी V1, कोई बात नहीं, V1 हो गया। शक्ति P1, बहुत अच्छी बात है। एक प्रतिरोध वोल्टता V2, दूसरे है V2, और फिर शक्ति आपके P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, श्रेणी में जुड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये दोनों श्रेणी में जुड़ा है, ठीक है। अब बटा में हो जाएगा, वोल्ट बटे P1 होता है, ये भी बटा में हो जाएगा, P2 होता हो जाएगा, ठीक है। अगला है, तो समतुल्य प्रतिरोध, अजी तो हो ही तो गया है ना, देखिए ना, ये तो हो ही गया है आपका, सिंपल सी तो बात है, स्क्वायर ये तो हो तो गया है ना, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। P1 बटे V1 प्लस P2 बटे V2, वो तो सिंबल लगाने के लिए आपको अलग दिखा दिया। P1 बटे V1 प्लस P2 बटे V2 हो तो गया है, सही जवाब। P1 बटे V1, P2 बटे V2, सबसे अच्छा जवाब यही था, P1 बटे V1 और P2 बटे V2। पावर, और पावर उसका जो होता है ना, वो वोल्ट के क्या होता है, तो बटे में होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ जी, शक्ति दिया हुआ है P1 और बटे वोल्ट कितना दिया हुआ V1, अब प्लस उसका शक्ति कितना दिया हुआ P2 और बटे में कितना V2, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप। हाँ जी, तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे, P1 का स्क्वायर बटे V1 और प्लस P2 का स्क्वायर बटे फिर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 46, ये तो इस पे हम लोग नोमेरिकल भी बहुत बनाते हैं, मस्त तरीके से ये बनता भी है, ठीक है। अगले प्रश्न, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कई बार बता चुके हैं, 50 हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक ही हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज, हट ऊपर रेप ज हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज, और हम लोग के यहाँ जो आती है विद्युत धारा 50 हर्ट्ज। अच्छा, यदि वोल्ट पूछा तो 220 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का, हर्ट्ज कितनी, तो 50 हर्ट्ज की, ठीक है। आवृत्ति 50 की और वोल्ट कितने की, 220 की। चलिए अगले प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, पानी का होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो पानी का होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो ये आपका पानी का अपवर्तनांक, तारपीन का हो जाएगा, बेंजीन का, केरोसिन नहीं, तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 48, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से, कई बार बताएं, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह, तो 5 सतह होते हैं, कई बार बता चुके आपको ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वृक्क सहायता प्रदान करता है, तो वृक्क सहायता उत्सर्जन में करता है ना, अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में किडनी ही सहायता करता है, यूरिया वगैरह सभी खून से छकाते हैं, कहाँ पे, तो ये छकाते हैं आपके, यूरिया वगैरह छकाते हैं, बाहर निकलते हैं मूत्र के द्वारा, वृक्क अर्थात किडनी से ना, और ये क्या करते हैं, तो उत्सर्जन, वो बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है जी। बड़ा अच्छा से हम लेक्चर में पढ़ा है, सभी लेक्चर का जो है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बायोलॉजी वाले जितने भी VVI टाइप के, ठीक है, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो केवल दिन में होती है, बाकी कभी प्रकाश संश्लेषण देख लें, और सुबह शाम, अजी सुबह शाम कोई जरूरत नहीं, दिन रात, अजी रात क्यों आ गया, केवल रात नहीं, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, केवल दिन में होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रश्न है, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, आपका प्रश्न ध्यान दिया, सिनेप्टिक नॉब्स वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडा नहीं जी, न्यूरॉन में
सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया था? न्यूरॉन में। न्यूरॉन की संरचना भी हम दिखाएं, आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो न्यूरॉन की संरचना दिखाएं तो सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया था? तो न्यूरॉन में। और न्यूरॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र आवेग के रूप में इसी में सब चीज चलता है, तंत्रिका तंत्र में ही सब चीज चलता है, ठीक है। सूचनाओं वगैरह इसी के द्वारा। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1 मीटर की होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 1 मीटर की होती है। बढ़िया। अगला प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या 52 देखिए आपका क्या कह रहा है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा का। सबसे तेज किसका दिल धड़कता है? तो सबसे तेज दिल धड़कने वाला चूहा है, बहुत ज्यादा धड़कता है, ठीक है। अच्छा, चूहा कितने दिन में बच्चे जन्म देते? तो लगभग 22 दिन। लगभग 22 दिन में चूहे बच्चे को जन्म दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 53, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन की यदि हम लोग बात करें, प्रश्न संख्या 53 के सही जवाब, तो ये ग्लूकोज आपका कोशिकीय ईंधन होता है ना। यही ना एटीपी के रूप में ऊर्जा हम लोग को देता है, सभी लोग जानते हैं। कितना एटीपी ऊर्जा मिलता है यहाँ से? तो यदि ऑक्सीजन रहेगा तो 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई का अर्थ 3 होता है, फॉस्फेट यानी 3 गो फॉस्फेट। एटीपी का अर्थ क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी को कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एटीपी को, ठीक है। चलिए, और ये कहां से आया? तो ग्लूकोज से। नेक्स्ट, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी? अब भी देखिए वहां पे 3। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एडिनोसिन ट्राई, ट्राई का अर्थ 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं? अच्छा, उत्सर्जी अंग नहीं, आपको ये बताना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 55 के सही जवाब फेफड़ा हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, अग्नाशय नहीं है। तो अग्नाशय आपके उत्सर्जी अंग नहीं है, इसके सही जवाब अग्नाशय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी फेफड़ा, वृक्क, त्वचा, ये सभी उत्सर्जी। त्वचा पसीना निकल रहा है, वृक्क से तो बहुत सी, फेफड़ा से तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो इसके सही जवाब अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय से कोई भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर नहीं निकलता, बाकी सभी से निकलते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी, आपका प्रश्न क्या? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? एड्रिनल नहीं, थायराइड नहीं, पीनियल। पीनियल जो है ना, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाँ जी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? वो पीनियल होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल होती है, अच्छे से याद रखिएगा, पीनियल, ठीक है, पीनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रश्न संख्या 57, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+। सभी अम्ल क्या घुल के प्रदान करते हैं? तो H+ करते हैं। 57 का ऑप्शन है। अच्छा, भस्म क्या देते हैं? तो भस्म देते हैं OH। भस्म, हाँ जी, भस्म क्या देते हैं? तो भस्म देते हैं OH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल? अच्छा, सबसे कमजोर वाला अम्ल कौन हो गया? तो सबसे एसिटिक अम्ल, आप लोग खा जाते हैं। एसिटिक अम्ल क्या करते हैं आप लोग? खट्टा पदार्थ में पाया था ना एसिटिक अम्ल। सबसे जो दुर्बल है, दुर्बल का अर्थ कमजोर होता है। हाँ जी, दुर्बल का अर्थ क्या होता है? तो कमजोर होता है। यदि सबसे दुर्बल अम्ल की बात करें तो वो आपका एसिटिक अम्ल। अच्छा, इसका और नाम क्या होता है? इसका नाम एक और होता है, एथेनोइक अम्ल। हाँ जी, क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल भी इसका नाम होता है, एथेनोइक अम्ल भी होता है। और इसी को हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। बढ़िया था। चलिए, अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? कौन नहीं जाता सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग श्वेत होता है, सफेद। सफेद। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सफेद भी कभी कभी लिखेगा तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है, एकदम 100% मान लीजिए, श्वेत होता है। यदि आपका पीला दिया हुआ है ना, आपका गलत दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हम जान रहे हैं पीला दिया हुआ बहुत जगहों पे, ठीक है, परंतु ये गलत है। सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है, AgI का रंग जो होता है ना, वो सफेद ही होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? जी, हीरा होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। हीरा में कैसन बंधन पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। कैसन? तो सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। हीरा सहसंयोजक बंधन पाया जाता है हीरा में, ठीक है, सहसंयोजक बंधन। हीरा में केगो कार्बन जुटल रहता है? तो एक कार्बन कितना बंधन से? तो एक कार्बन 4 बंधन से रहता है। हाँ जी, कितना बंधन? तो 4 बंधन से। हीरा में प्रसंस्करण कौन होता है? तो sp3 होता है। हीरा में प्रसंस्करण sp3 होता है, ठीक है। संरचना कैसी होती है? तो sp3 को हम लोग क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय। 4 गो बंधन बनेगा, तो पिछले क्लास में बताए हैं कि 4 बंधन बनता है, तो इसको चतुष्फलकीय बोलते हैं, चतुष्फलकीय, ठीक है। चतुष्फलकीय के सह चतुष्फलकीय ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो sp3 चतुष्फलकीय। हीरा के बारे में इतनी चीजें आप अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। कार्बन के कितने रवादार अपरूप? तो कार्बन के रवादार अपरूप केवल और केवल 3 होते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 61 के सही जवाब 3। कौन कौन होता है? ये तो होता है आपका हीरा होता है, दूसरा कौन होता है? तो ग्रेफाइट होता है, और तीसरा कौन होता है? तो फुलेरीन होता है। कौन होता है? फुलेरीन होता है, ठीक ना। चलिए, हीरा के 3 अपरूप, कार्बन के 3 अपरूप, और जिसका नाम क्या? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। पूरा नाम इसका होता है बकमिंस्टर फुलेरीन।
बक मीन्स टर फुलेरिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जिंक ब्लेंड किस धातु का है? जस्ता का। जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है? तो Zn इसका फॉर्मूला होता है। और यह किसका सूत्र है? सॉरी, किसका है इसका जिंक ब्लेंड? तो ये जस्ता का। अच्छा, एक और होता है, कभी कभी पूछ देगा आपको, सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार, तो सिनेवार किसका अयस्क होता है? मरकरी का, यानी HgS। इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, Hg को पारा भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तो मरकरी भी बोलते हैं। और ये सिनेवार हो गया HgS, और यह किसका अयस्क होता है? पारा या मरकरी का होता है। बहुत बार। अच्छा, गेलेना कभी पूछ देगा, गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना, तो गेलेना होता है लेड का, यानी PbS, लेड सल्फाइड भी बोलते हैं। और यह किसका अयस्क है? सीसा, या तो फिर Pb प्लम्बम, सीसा बोलिए, सीधा समझिए, सीसा, सीसा का अयस्क होता है गेलेना, PbS। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। आ जाइए, प्रश्न संख्या 63। नाइट्रोजन के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध? 3 आबंध होते हैं जी, ऐसे रहता है नाइट्रोजन में। ठीक है, ऑक्सीजन में 2 गो होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए। ये ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 गो बंधन रहता है, इसमें 2 हो जाएगा, और इसमें के गो हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा, कई बार पूछा गया। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंधन? तो इसके सही जवाब 3 हो जाएंगे, और यदि ऑक्सीजन रहता तो 2 हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये होता है CnH2n-2। आ जाइए यहाँ देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र की यदि बात करें तो ये होता है CnH2n+2। यदि एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का होता है Cn और H2n। यदि एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में होता है, एल्काइन में CnH2n और -2 होता है। ठीक है, ये तीनों आप ध्यान से देखिएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एन में +2, एन में +2, इन में कुछ भी नहीं, और आइन में -2। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन में +2, एल्कीन में कुछ नहीं, और एल्काइन में -2 होता है। बढ़िया है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 65 की ओर चलते हैं। देखिए 65 क्या है? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है जी, दूर बिंदु तो अनंत होता है, एकदम चांद तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चांद तक देखिए, एकदम आपको एकदम झक्कास दिखेगा। ठीक है प्रश्न संख्या 66 देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक का मतलब प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, हाँ, तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति, तो पर एक मिनट देख ले, शुरू से देख ले। वास्तविक और सीधा, सीधा तो होने से रहा, सीधा कभी होगा नहीं। ठीक है, आभासी भी नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक है तो वो वास्तविक होगा। आभासी, यहाँ भी वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, उल्टा वास्तविक ही होता है, बाकी कभी भी आभासी उल्टा, काल्पनिक कभी नहीं उल्टा होता। कई बार चीख चीख के बताएं आप सभी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 67, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। परावर्तन रहे या अपवर्तन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के 2 नियम है, आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। अगला, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हुई, लंबवत मतलब 90 डिग्री, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, एकदम सीधा आ रही है। परावर्तन का कोण होगा ये जी, 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री पर चल जाएगा, आप सभी को पता है 90 डिग्री आएगा तो 90 जाएगा। परावर्तन अपवर्तन का सब का मान एकदम 0 डिग्री हो जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 68 का सही जवाब का डी हो जाएगा, अर्थात 0 डिग्री। लंबवत आएगा तो लंबवते चला जाएगा ना, और जब लंबवती आएगा तो ई वाला मानमा कहाँ दिख रहा है? आई और ई आर, यही ना पूछ रहा, आई वाला पूछ रहा है। तो परावर्तन कौन, परावर्तन कौन? आई, कहाँ आई है? एकरे पर आई, एकरे पर गया, कोनमा बन कहाँ रहा है? कोनमा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो आई और आर दोनों का मान 0 इसमें है। आपतन कौन पूछे या फिर परावर्तन कौन पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मान कितना, यो वाला 0 है, यो वाला, एकरे पर आया, एकरे पर चल गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णित होता है? यदि सबसे अधिक प्रकीर्णित होने वाला कौन है? नीला। इसलिए तो नीला हम लोग को ना दिखाई भी बड़ी कम देता है, नए के बराबर दिखाई देता है, नए के बराबर दिखाई देता है। ठीक है ना, तो सबसे मस्त वाला यानी सबसे ज्यादा प्रकीर्णित, प्रकीर्णित का मतलब सबसे ज्यादा छिड़िया जाता है जी, कमजोर बड़ी है तो वो नीलक्का ने सबसे ज्यादा छिड़िया जाता है, जितना ज्यादा छिड़िया जाएगा उतना कम दिखाई देगा, एकदम दिखाई नहीं देगा। और सबसे ज्यादा ललका एकदम नहीं, कम छिड़ियाता है, एकदम वो मुड़ता नहीं, बोलता है पुष्पा, झुकेगा नहीं, वो बोलता है। ठीक है ना, अगला, वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस कौन सा हो गया? तो कांच का अवतल नहीं, बिल्कुल नहीं, कांच का समतल नहीं, कांच का उत्तल लेंस अभिसारी बन जाता है। उत्तल लेंस क्या होता है? कांच का उत्तल लेंस को हम लोग क्या कर देते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं, लेंस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 71 के सही जवाब देखिएगा, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए, आधा भाग टूट जाए, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो प्रतिबिंब जो हो जाएगा ना, वो सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, यानी तनी बनेगा लेकिन कम तीव्र बनेगा, धीरे से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 72 को देखिए, सॉरी प्रश्न संख्या 72 की, हाँ जी 72। जब प्रकाश की किरण हवा अर्थात विरल
माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। कल भी चिक चिक के बताया किधर मुड़ती है, तो ये मुड़ती है आपके अभिलंब की ओर मुड़ती है। यदि देखना है तो आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ देखिए ये आई, ये अभिलंब हो, इसको जाना चाहिए ऐसे, नहीं ये चल जाएगा ऐसे, यानी अभिलंब की तरफ आ जाती है। इसको इधर से निकल जाना, सॉरी थोड़ा सा इधर हो गया, इसको चल जाना चाहिए इधर से, एकदम सीधे चल जाना चाहिए था, लेकिन ये जाती नहीं, हल्का इधर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब है, अभिलंब है, अभिलंब। देखिए अभिलंब के तरफ मुड़ गई है, तो ये अभिलंब की ओर। हाँ जी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो ये अभिलंब की ओर सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। 73 ऑक्जेलिक अम्ल, ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो कौन नहीं जानता ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर में। हाँ जी, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ज्यादा टमाटर खाइएगा पथली बीमारी हो जाएगा। यही ऑक्जेलिक अम्ल किडनी के पास जाके ब्लॉक कर देता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा टमाटर नहीं खाइएगा, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल ज्यादा हो जाएगा आपके शरीर में तो उसी को पथली नाम दे दिया जाता है, और किडनी के पास वो स्टोन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे कम खाना टमाटर को, नहीं तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल से पथली, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दिक्कतें। क्यों? क्योंकि ब्लड जहां जाती है ना किडनी में, ब्लड में ही ये जमा हो जाता है, और जहां से किडनी में खून साफ होने जाते रहता है वहीं पे जाके ये जमा होता है, खून को ही रोक देता है और पेशाब दोनों को रोकता है, दोनों जगहों पे एकदम रोकता है, और बाहर निकलता है जहां पेशाब, पेशाब को भी ये रोक देता है। ठीक है, दोनों चीजों को ये गड़बड़ कर सकता है। खून को तो थोड़ा कम भी रोकेगा, परंतु पेशाब तो 100% ये रोक देगा यदि ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई तो। पेशाब का अर्थ है यूरिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8, तो इनमें होगा, तो इनमें सारे के सारे होते हैं। देखिए आ जाइए C3, 1 2 3 हाइड्रोजन बैठाइए सब जगह, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। हम लोग को बंधन गिनना, कितना बंधन, छोड़िए हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन बैठा लीजिएगा। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो सहसंयोजक आबंध। कितने? तो 10 गो सहसंयोजक आबंध गिन लिए ना, देखिए हम पीला पीला कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 75 ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण को रोकती है? पराबैंगनी किरण। यदि ओजोन परत आ जाएगी तो त्वचा कैंसर बढ़ जाएगा, त्वचा कैंसर। और क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर के बाद मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद होने लगेगा यदि त्वचा, सॉरी यदि हानिकारक पराबैंगनी किरण आ जाएंगी तो ना सूर्य से। तो ये ऊपर में लेयर होता है कितना? तो पृथ्वी से लगभग 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होता है? ओजोन परत होता है, और सूर्य से जितना भी खराब वाला अर्थात हानिकारक विकिरण यानी पराबैंगनी विकिरण आती रहती है सबको रोक देता है। यदि वो आ जाएगी ना हम लोग के शरीर में, त्वचा कैंसर, चमड़ी में कैंसर हो जाएगा जी, आंख खराब हो जाएगा, मोतियाबिंद दिखाई नहीं देगा पूरा। ठीक ना, चलिए कौन सा अधातु, अधातु हो गया कमरे के तापमान पर तरल अवस्था अर्थात द्रव अवस्था में पाया था? ब्रोमीन जी, ब्रोमीन का संकेत Br, परमाणु संख्या 35, और ये अधातु है। और जबकि धातु की बात करें तो धातु में होता है Hg, Hg का नाम पारा या मरकरी, और इसकी परमाणु संख्या 80 है, और यह धातु है, और जो द्रव रूप में रहता है धातु में पारा या मरकरी, और अधातु में ब्रोमीन, परमाणु संख्या 35, और यह क्या है? अधातु है। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 77 हो गए ना, एक मिनट। हाँ जी, तो ये 75 थे, 76 हो गए, 77। ठीक है, 77 आ जाइए। निम्न में कौन उपधातु है? तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या। देखिए यहाँ पे ऐश्वर्या आ गई ना, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, ट्यूशन आदि। पिछले लेक्चर में प्ले लिस्ट में आप मेरा प्ले लिस्ट में देखिएगा, क्लास 10 का जो क्वेश्चन बैंक है, पीछे लेक्चर में आप जस्ट इसके पिछले लेक्चर में देखिएगा, उसमें हम पूरा ट्रिक बताएं, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, ट्यूशन आदि। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर देखिएगा, CaCO3 यानी CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया? वियोजन, टूट रहा। देखिए एगो टूट के दुद्दू को बन रहा ना, दुद्दू को बनना तो वियोजन, या इसको हम लोग विघटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोड़िए विघटन बोलना, लिखना कोई जरूरत नहीं, वियोजन ही बोल दीजिए, आपका सही है। ठीक है, विघटन भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, विघटन आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है, अच्छा निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? आप सभी को समीकरण संतुलित बताना है, तो कौन सा है? तो ये MgO2 नहीं, ये संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। इसमें देखते हैं Zn 1 हो गया, Zn हो गया, SO4 H2 ये बराबर है। और देख लें FeCl2 FeCl3 ये गड़बड़ है, H2Cl2 नहीं, इधर 2 2 4 इधर 2 ये, तो यानी ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो गए। देख लिए, संतुलित करने आता होगा, नहीं तो आप मेरा लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होने का मेन कारण क्या है? हाँ जी, देखिए मेन कारण 2 होते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है। NO2 होता है और SO2 होता है, देखते हैं कौन कौन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जी बिल्कुल नहीं। ओजोन वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ जी SO2 आपका है, SO2, और ओजोन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
CO2 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, तो ये आपके सही जवाब ये है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अच्छा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देगा, NO2 भी होता है, ठीक है, दोनों अम्ल वर्षा के लिए। ये बनाता है HNO3 बना लेता है बारिश से अभिक्रिया करके, और ये बना लेता है H2SO4 बना लेता है पानी अर्थात बारिश से अभिक्रिया करके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी ना, सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। फिर से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एकदम मस्त तरीके से हम लोग क्या करेंगे ना, अच्छे से सभी एकदम अच्छे की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अगले दिन हम जब आएंगे तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो आपके 2024 के प्रथम पाली के सभी 80 ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से इसी प्रकार से एकदम सभी को हम हल करेंगे। तो चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें हमारी वीडियो को, ठीक है, अच्छा लगे तो।